नमस्कार दोस्तों। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया। ज्योति मल्होत्रा को और उनके साथियों को देश के साथ में धोखाधड़ी करना और पाकिस्तान को सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरीके से तमाम लोगों को तमाम तरह के आरोपों में गिरफ्तार कर दिया जाता है। ढूंढ ढूंढ के मुसलमानों को कहीं पंचर वाला, कहीं गद्दार, कहीं पाकिस्तानी, कहीं बांग्लादेशी, कुछ और बता के, रोहिंग्या बता करके मारा जाता है और समुद्र में फेंक दिया जाता है। जी हां, समुद्र में फेंक दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई, यूएन में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में यह मामला उठ गया है, तो यह होता है। लेकिन क्या वास्तव में जो अपराध कर रहे हैं उन पर कुछ होता है? नहीं होता है, क्योंकि उनसे डर लगता है। अमेरिका धमकाता है, दूसरे और देश धमकाते हैं, हम सबकी धमकी सुन रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाते। भारत के इतिहास में सबसे नाकारा प्रधानमंत्री के रूप में यदि किसी का इतिहास में लिखा जाएगा नाम, तो शायद नरेंद्र मोदी का होगा। और सबसे वर्स्ट विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर का नाम लिखा जाएगा। जी हां, आज यही स्थिति मौजूद है। और ये क्यों कह रहा हूं, यह मैं बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं इस देश के लोगों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जिस समय देश तमाम तरह के संकटों से जूझ रहा था, भारत के पास में तमाम संसाधन नहीं थे, तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 18 मई 1974 में तपती दोपहरी में चिलचिलाती धूप के बीच पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण करके, विस्फोट करके दुनिया को यह बता दिया कि अब हम सामान्य देश नहीं, हम परमाणु संपन्न, परमाणु बम संपन्न देश है। हालांकि परमाणु संपन्न पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बना दिया था और उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थापित किया मुंबई में, उसके द्वारा वो तमाम काम कर दिए थे जो नींव रखने का काम किसी मकान के होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उससे एक कदम आगे बढ़ वह काम कर दिया जो करने की हैसियत भारत क्या दुनिया में उस वक्त किसी की नहीं। और भारत दुनिया के उन चंद देशों में शुमार हो गया जो अपने आप को दुनिया का मालिक समझते थे। जी हां, उस स्थिति में हम आकर के खड़े हो जाते हैं। और हम जब इस स्थिति में आते हैं तो हमारे देश के अंदर फैले हुए तमाम सीआईए एजेंट, जो कोई समाजवादी के बेस में था, कोई संघी के बेस में था, और वो तुरंत श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ देश में हमले करने लगते हैं, उनकी सरकार को गिराने पे जुट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिकन एंग्लो जो एसोसिएशन है उसे बर्दाश्त नहीं था, डीप स्टेट को यह बर्दाश्त नहीं था कि भारत इस स्थिति में आ जाए। और 1974 में जो भारत परमाणु बम संपन्न हुआ, उसका नतीजा यह हुआ कि भारत पर 3 दशकों तक पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई, 4 दशकों तक, कि वो हमारे ऊपर कोई ऐसी हरकत कर सके। आप याद करिए, 1974 में घटना हुई, उसके बाद से लेके आज तक पाकिस्तान ने भारत पर अटैक नहीं किया है। नहीं तो इसके पहले भारत पर पाकिस्तान अटैक करता था, और दोनों तरफ से करता था, पूरब से भी पश्चिम से भी। इंदिरा गांधी ने उसको बीच से तोड़ दिया, रीढ़ से तोड़ दिया, और एक बांग्लादेश हो गया और एक ये हो गया। अब हमें एक कोने में ही हमें लड़ना होता है।
अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में फिर से इंदिरा गांधी के ही बनाए बमों से परीक्षण करके खुद की वाहवाही भी बटोरी और पाकिस्तान को यह हिम्मत दे दी कि वह भी अपने यहां परमाणु परीक्षण कर ले और पाकिस्तान परमाणु संपन्न हो गया। तमाम तरह की बातें हैं इसमें, संघियों के रिश्ते भी हैं। पता नहीं बम कहां से आ गया, क्या हो गया, पाकिस्तान कैसे मजबूत हुआ। और उसी के बाद पाकिस्तान की सेना भारत के कारगिल में घुस आती है और कब्जा कर लेती है। यह अटल बिहारी वाजपेयी संघी सरकार में, आज भी वही। तब मसूद अजहर को जेल से छोड़ा गया जो कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार किया था, और उसने जाकर के उसके बाद जैसे मोहम्मद बनाया, और जो जैसे मोहम्मद बनाया तब से लेके आज तक जितने आतंकी हमले हुए हैं, किसी की भी सरकार हो, उसी जैसे मोहम्मद के हाथ होते हैं। तो खेल आप समझ गए होंगे। तो अब आगे आ जाता, भारत के विदेश मंत्री ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने पाकिस्तान में मिसाइल अटैक के पहले पाकिस्तान सरकार को यह बता दिया था कि वो कहां और क्यों मिसाइल अटैक कर रहे हैं। 9 जगह करने की बात कहते हैं, वो कहते हैं 6 जगह हुआ। बहरहाल जितना भी हुआ मैं अपने देश का मानूंगा। तो हमारे विदेश मंत्री के अनुसार उन्होंने बता दिया था। आपने यदि करने की शुरुआत में ही बता दिया तो साहब फिर कहां क्या मिलेगा ये दुनिया जानती है। तो किसने गद्दारी की, किसने वह सूचना दी, यह लीक करने का क्या राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का मुकदमा आप पर दर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। सेना की बेइज्जती करने पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम पर क्या मुकदमा दर्ज होगा? नहीं होगा। और जिस विजय शाह पर सेना की शानदार अफसर सोफिया कुरैशी को अपमानित करने और उनके बारे में तमाम गंदे शब्द बोलने पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज करिए, तो उनको श्री पूजनीय माननीय बना करके यदि एफआईआर दर्ज की जाती है तो आप समझिए उस एफआईआर में क्या होगा। तभी हाई कोर्ट ने कहा यह एफआईआर है कि महिमा मंडन है। तो अब आप यह समझ लीजिए। लेकिन यदि आप मुसलमान हैं और आप कोई सही बात भी कह देंगे तो आप पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो अली हैं, तो अली जो महमूदाबाद है, जो राजा महमूदाबाद के बेटे हैं छोटे, उन्होंने जो लिखा मैं वही पढ़ता हूं कि मैं कर्नल सोफिया की प्रशंसा करते हुए इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को देखकर बहुत खुश हूं, लेकिन शायद वे उतनी ही जोर से मांग कर सकते हैं कि भीड़ की ओर से हत्या, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और बीजेपी के नफरत फैलाने की शिकायत दूसरे लोगों को भारतीय नागरिक के रूप में संरक्षित किया जाए। प्रोफेसर ने कहा 2 महिला सैनिकों की ओर से अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है, लेकिन यह दृष्टिकोण जमीनी हकीकत पर भी दिखना चाहिए, अन्यथा यह केवल पाखंड है। तो आप बताइए, उन्होंने तो गाली नहीं दी, उन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन नहीं कहा, उन्होंने कोई सूचना नहीं दी और कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो बस यही कहा कि जिन मुसलमानों के यहां आप बुलडोजर चलाते हैं, जिनके यहां लिंचिंग करते हैं और सब करते हैं, इसके बाद में आप जो कहते हैं वो जमीनी हकीकत पे दिखाई देना चाहिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर एफआईआर दर्ज करा देते हैं और पुलिस एफआईआर ही नहीं दर्ज करती, उन्हें गिरफ्तार भी कर लेती है। अब आप सोचिए, उन्हें गिरफ्तार कर ले जाए, लेकिन जो वास्तविक मुल्जिम है
उन पर कुछ नहीं होगा। ज्योति मेहरोत्रा पर यही आरोप है कि उन्होंने ब्लॉगर के रूप में काम करते करते इंफॉर्मेशन दी, उनके पास कोई सरकारी इंफॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने संभव है कोई भौतिक और कहीं गई हो और कहीं की इंफॉर्मेशन शेयर की हो, निश्चित रूप से मैं उसे भी गलत मानता, लेकिन उससे बड़ा अपराध तो एस जयशंकर ने किया। उनको कब गिरफ्तार करेंगे साहब? और सोफिया कुरैशी को अपमानित करने वाले विजय शाह को कब गिरफ्तार करेंगे? और डिप्टी सीएम देवड़ा को कब गिरफ्तार करेंगे? चलिए गिरफ्तारी छोड़ दीजिए। सब पर एफआईआर कब दर्ज करेंगे? चलिए एफआईआर छोड़ दीजिए। सबको पद से कब हटाएंगे? साहब कुछ नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि असल में यही तो भाजपा का मॉडल। प्रधानमंत्री तभी तो उसी हरियाणा के हिसार में कह रहे थे कि मुस्लिम समाज के लोग पंचर बनाते हैं। अब जब पंचर बनाते हैं तो नरेंद्र मोदी दुनिया भर में यह बताने के लिए कि भारत ने आतंक के खिलाफ यह किया, भारत बड़ा पीड़ित है आतंक से, और न जाने क्या क्या, यह बताने का, गुणगान करने के लिए जब वो अपने देश के 7 सांसदों को चुनते हैं जो प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे, तो उनमें कोई भी नेतृत्वकर्ता मुसलमान नहीं होता। दूसरी पार्टियों से भी लिए गए सारे उसी वर्ग से आते हैं जो उच्च वर्ग से, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग से एक भी नहीं, सिंगल नहीं, सिख भी नहीं, ईसाई भी नहीं, बौद्ध भी नहीं, जैन भी नहीं, मुस्लिम तो हो ही नहीं सकता। तो अब आप समझ लीजिए, उसके बाद में उन प्रतिनिधि मंडल में जिन 51 लोगों को टोटल शामिल किया गया है, उनमें हर उसमें जो मुस्लिम रखा है वो किसी महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं, लेकिन मजबूरी में रखना पड़ा। तो साहब पंचर वाले अब आप क्यों शामिल कर रहे हैं? पंचर वालों को तो आप खुद ही कहते हैं उनको अकल नहीं होती, उनको बुद्धि नहीं होती, उनको कुछ और नहीं होता। तब आप इस बात का जवाब दे दीजिए। तो उसका जवाब नहीं होता है, जवाब किसी चीज का नहीं होता है, क्योंकि इस देश को असल में नरेंद्र मोदी और भाजपा संघ आरएसएस की सरकार ने पुलिस स्टेट बना दिया है। इस देश में आप मुसलमान हैं तो आप पर एफआईआर दर्ज होगी, मुसलमान है तो आपको लिंच किया जाएगा, मुसलमान है तो आप पर को देशद्रोही बताया जाएगा, पाकिस्तानी बताया जाएगा, बांग्लादेशी बताया जाएगा और रोहिंग्या बताया जाएगा। और रोहिंग्या बता के आपके लोगों को समुद्र में फेंक दिया जाएगा, हर मानवता की उसको दरकिनार कर दिया जाएगा। तो अब आप बताइए किस देश में आप रहे हैं? तो पाकिस्तान के ठिकानों को काफी नुकसान हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हमले में जिस तरह से, लेकिन इससे हुआ क्या? इस पूरे से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, कश्मीर का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को खत्म करने की घोषणा कर दी, और जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था तब से लेके अब तक अटल बिहारी वाजपेयी से लेके पूरी भाजपा संघ आरएसएस उसको का विरोध करती रही, और वही शिमला समझौता हमें बचाता था इसके अंतरराष्ट्रीयकरण से। तो अब सब अंतरराष्ट्रीय, और यदि अंतरराष्ट्रीयकरण होगा तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर वह स्थिति पैदा हो जाएगी कि घाटी यानी कश्मीर किसके पास है? तो कश्मीर फिर आपके पास तो रहता दिखता नहीं है। बड़ी भयंकर समस्या है। क्यों देश के ये दुश्मन है? क्योंकि हम बार बार आपको बता चुके हैं, इनके रिश्ते 100 साल से
मुस्लिम लीग से वही है, पाकिस्तानी वाली मुस्लिम लीग से, जो भाई के होते हैं, सगे भाई के। और ये दोनों देश को तोड़ने, बांटने और हर एक की साजिश करते रहे, एक वहां बैठ के, एक यहां बैठ। इसीलिए ये ऐसा करते। तो भारत की कूटनीतिक सफलता की बजाय भारत की यह सबसे बड़ी कूटनीतिक हार। और स्थिति आप देखिए, भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार देश की संसद के रत्न चुनती है, 9 रत्न। तो 17 रत्न नरेंद्र मोदी चुनते हैं। उन 17 रत्न में कौन होते हैं, उनके आप यदि जानेंगे तो खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे नाम हैं कि जिनको आप कहेंगे शर्म आएगी। निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति रत्न, संसद रत्न। अब आप सोचिए, यदि निशिकांत दुबे संसद रत्न है तो उसे क्यों नहीं इस प्रतिनिधि मंडल में चुना गया? इतना ही काबिल है। और जो ये संसद रत्न चुने जा रहे हैं, उनमें एक आध को जो विपक्षी दल के हैं, उनको छोड़ के कोई भी उस प्रतिनिधि मंडल में नहीं चुना जा रहा है, यानी वो 51 सांसदों में भी नहीं। तो अब आप इस बात से वाकिफ होंगे, रत्न वही होता है जो नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक और उनके एजेंडे पे नफरत फैलाए, उनके एजेंडे पे लोकतंत्र की हत्या करे, उनके एजेंडे पे सांप्रदायिकता के आधार पे दूसरे सदस्यों पे गाली दे और गांधी नेहरू परिवार पर हमला करे। तो यह सच, और यह नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार का सच है। इसीलिए ये असली गद्दारों को पकड़ने की बजाय इधर उधर करें, ये उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। जितने लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह से नफरत फैला रहे हैं, पाकिस्तान के लिए एक प्रकार से फेवरेबल काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हो। लेकिन साहब, एक प्रोफेसर को सच कहने पर एफआईआर दर्ज और सूचना लीक करने के नाम पे एफआईआर ज्योति मल्होत्रा पे दर्ज होगी, लेकिन एस जयशंकर पर नहीं दर्ज हो, जो खुद कबूल कर ले, जिसे सबूत की अब जरूरत नहीं। तो समझ लीजिए क्या हो रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि इतना दुर्भाग्यपूर्ण हमारा प्रधानमंत्री है और दूसरे उसका पूरा सिस्टम। यह जय